टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन. What is center of mass? Center of mass of a body or a system center of mass of a body or system where the entire mass of a body or system is supposed to be concentrated if all the external force act on center of mass. State of rest or motion of the body or shall remain unaffected. मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका मीनिंग ये हुआ कि center of mass is a point where we can suppose that all the mass is concentrated. जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उनका सीएम कहां पर है? नेवल पे है. एक रिंग है तो सीएम कहां पर है? सेंटर पे है. रिंग है तो सेंटर पे है. अगर एक रेक्टेंगल है तो सीएम कहां पर है? वेयर डायगोनल मीट, तो वहां पर सीएम है. अब यहां पर सीएम है इसका. इसको मीन्स ऐसा नहीं है कि वहां पर मास है. ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि आप पूरा का पूरा मास यहाँ पर है और वहां पर मैटर हो या ना हो वो भी मैटर कुछ नहीं करता. जैसे ये रिंग है, रिंग के सेंटर तो खाली पड़ा हुआ है रिंग, तो फिर भी हम यहाँ पर सीएम मान सकते हैं कि यहाँ पर सीएम है. अगर इस रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये पूरा रिंग किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा और अगर यही फोर्स हम सेंटर ऑफ मास पे लगा दें तो सेंटर ऑफ मास भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा जिस एक्सेलरेशन से पूरी बॉडी मूव कर रही थी. यही लिखा है, इफ ऑल द एक्सटर्नल forces act on CM, state of rest or motion of the body shall remain unaffected. उसके ऊपर कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर रेस्ट नहीं आने वाला. और दूसरी बात इसमें ये सोचने वाली बात है कि यहां पर वर्ड क्या लिखा है? एक्सटर्नल फोर्स. ओनली एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस सम चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ सीएम. इंटरनल फोर्स कोई चेंज नहीं लेके आता. सीएम डज नॉट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक, मान लो कि मेरे पास एक बॉल है और एक बॉल है और अब ये अर्थ है. अर्थ और बॉल का कहीं ना कहीं सीएम है. इसका, इस सिस्टम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है. जैसे अगर अकेली अर्थ है तो सीएम कहाँ है? सेंटर पे है. अब अर्थ और मून है तो सीएम कहीं और होगा. सीएम विल बी समवेयर एल्स, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर. ऐसी अर्थ और बॉल का कहीं सीएम है. बट इफ आई अलाउ द बॉल टू ड्रॉप, नाउ बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, तो CM position will change. No, it won't change because ball is moving towards the earth under gravitational force. It will,
इंटरनल फोर्स जब भी लगेगा सीएम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, एक्सटर्नल फोर्स से ही सीएम के ऊपर इफेक्ट आता है। सीएम बहुत क्लियर लिख दिया, सीएम डज नॉट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी इंटरनल फोर्स से बॉडी मूव करेगी, बट सीएम वहीं का वहीं रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो हमने दो बातें की सीएम के लिए, अभी यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज थी वो क्या कह रही है सीएम की। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। जहां पर हम सपोज कर रहे हैं, एक्चुअल में वहां पर मास है नहीं। दूसरा, एक्सटर्नल फोर्स अगर सीएम के ऊपर लगे तो वो उसी एक्सेलेरेशन से या उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस एक्सेलेरेशन से या वेलोसिटी से पूरी बॉडी मूव करती थी विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, थोड़ा समझने वाली डेरिवेशन है, पूरा फोकस करोगे तो ही समझ आएगी, और ये एग्जामिनेशन के अंदर आपके जिनका सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है वहां पर आएगी, और ये चैप्टर का एकदम मेन है। लेट देयर इज ए टू पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 are at a position r1 and r2. Let the center of mass is at r. ये सेंटर ऑफ मास है, इट इज एट r. Let some external force are acting f1 and f2 on m1 and m2. मान लिया हमने क्या है कि यहाँ पर बॉडी जिसका मास m1 है पोजीशन वेक्टर r1 में पड़ी हुई है, जिसका मास m2 है पोजीशन वेक्टर r2 पे है। m1 के ऊपर फोर्स f1 लग रहा है, m2 पे फोर्स f2 लग रहा है, दोनों का cm कैपिटल R है। अब क्योंकि फोर्स लग रहा है तो कुछ वेलोसिटी भी होएगी, तो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है v1 और इसकी वेलोसिटी मान ली है हमने v2। यहाँ पर ये लिखा हुआ सब कुछ। Consider two particles of mass m1 and m2 be placed at position vector r1 and r2 respectively. Let capital R is the position vector of cm of m1 and m2. Let v1 and v2 are velocities of m1 and m2. अब हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिल जाती है। जैसे हमें मालूम है एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलती है। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ m1, r1 है ना, तो इसलिए लिख दिया हमने v1 इज इक्वल टू dr1 बाई dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt एक किस्म से, v2 इज इक्वल टू dr2 बाई dt। f1 एंड f2 आर एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा कैपिटल F12 एंड कैपिटल F21 आर द इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, मान लेते हैं आप एक किसी चेयर के ऊपर बैठे हो, तो आपकी जो बैक है वो इस चेयर की बैक पे फोर्स लगा रही है, और चेयर की बैक आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ये जो दोनों फोर्सेस है ना, दीज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर। बिल्कुल ऐसे ही आप एक फोर्स नीचे लगा रहे हो चेयर के ऊपर, और चेयर
आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये दोनों भी इंटरनल फोर्सेस है। ये इंटरनल फोर्सेस हमेशा आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो तभी बोला गया कि इंटरनल फोर्स सीएम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। F12 is the internal force on M1 due to M2. F21 is internal force on M2 due to M1. ये आपस में इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं कोई, जैसे ये पर्सन चेयर पे लगा रहा है वैसे ही आपस में लगा रहे हैं। देन मींस हमारे पास M1 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एक F12 ये इंटरनल है और एक स्मॉल F1 ये एक्सटर्नल है, और M2 पे कौन सी फोर्स लग रही है, F2 and F21. Now, as per Newton's second law, the rate of change of linear momentum is proportional to the force applied. अब M1 के ऊपर कौन सी फोर्स लगी है, मैंने बता ही दिया टोटल आपको, स्मॉल F1 प्लस F12। देन ये लगी ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू टोटल फोर्स। P1 की वैल्यू पुट कर दिया आपने, mv1 टोटल फोर्स, ये तो आपने निकाला है बॉडी नंबर 1 के लिए। ऐसे ही अगर हम बॉडी नंबर 2 के लिए निकालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर m1v1 आया था, यहाँ पर m2v2 आ जाएगा, और यहाँ पर फोर्स आ जाएंगे F2 प्लस F21। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो पूरे सिस्टम का आ जाएगा, हमने दोनों को ऐड कर दिया, d बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस d बाई डी टी ऑफ m2v2 इज इक्वल टू टोटल फोर्सेज। आगे एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि इस पेज पे अभी हमने क्या किया है। हमने कहा कि टू masses m1 and m2 आर प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 एंड cm इज लेट r। अभी हमारे पास डेरिवेशन में वहां पहुंचे नहीं है, एंड स्मॉल f1 फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर और स्मॉल f2 लग रहा है m2 के ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका v1 dr1 by dt, v2 क्या हो जाएगा dr2 by dt, एंड स्मॉल f1 स्मॉल f2 एक्सटर्नल फोर्स है, F12 F21 एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया बॉडी नंबर 1 के ऊपर, वो हो गया हमारे पास F1 प्लस F21। बॉडी नंबर 2 के ऊपर कितना हो गया, F2 प्लस F21। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टोटल फोर्स, हमने पुट कर दिया इसके अंदर। देन P की वैल्यू पुट किया आपने, M1v1 टोटल फोर्स, ऐसे ही दूसरी बॉडी के लिए पुट कर दी टोटल फोर्स, दोनों को ऐड कर दिया आपने। तो जब तुमने ऐड किया, ये तो इंटरनल फोर्सेस है ना, F12 F21, ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज कैंसल देमसेल्फ। तो इतना हमारे पास आ गया। वही लिखा हमने कि दे कैंसल देमसेल्फ। तो आपके पास कितना आ गया, जब कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास। तो F1 प्लस F2 इज व्हाट, स्मॉल f। तो d बाई डी टी ऑफ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू स्मॉल f, मतलब टोटल फोर्स है ये। v1 की वैल्यू पुट कर दी आपने, dr1 बाई डी टी, v2 की वैल्यू पुट कर दी। अब जो ये मास है ना, ये तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे 7x² की डिफरेंशिएशन करनी है, या 7 इंटू 7 को मैं बाहर निकाल दूंगा ना पहले ही, तो कोई डेरिवेटिव x² क्यों नहीं है, 7 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2x। बिल्कुल ऐसे ही मास को आप, जैसे 7 डी बाई डी एक्स ऑफ x² है, अगर किसी ने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ 7x², वो भी सेम ही है,
तो अब हमने क्या किया है, ये m1 को अंदर कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ m1r1, ये क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ m2r2। तो d बाई डी टी आपका अलग से आ गया, इतना आ गया हमारे पास। और इस स्टेप में आपने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया m1 प्लस m2 से। तो टोटल फोर्स कितना आ गया है, m1 प्लस m2, दिस इज व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल f मतलब टोटल फोर्स। देन m1 प्लस m2, यहां पर हमने क्या किया है, इसको अगर समझना हो आपने, तो मैंने यहां पर एक साइड पे एक्सप्लेन किया आपको, देखो जरा। इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ साइड पे एक्सप्लेन कर दिया है, वेट, देखो, F क्या है, एम ए, राइट, ए क्या है, डीबी बाई डी टी, और V क्या है, डी आर बाई डी टी। देन F क्या हो गया, M डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। F क्या है, एम ए क्या है, डीबी बाई डी टी, V क्या है, डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, डी स्केयर बाई डी टी स्केयर ऑफ आर। तो F इतना हो जाएगा हमारे पास। तो अगर आप यहां देखो, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसमें आपको, ये है टोटल मास और ये है टोटल फोर्स, और यहां पर क्या पड़ा हुआ है, डी स्केयर बाई डी टी स्केयर। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा क्या होगा, ये टोटल मास इक्वल टू एफ मास इनटू क्या होगा, ये वो भी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर। तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया आर। तो जब आपने इसको आर लिख दिया तो आर कितना लिखा आपने, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, मीन्स r मीन्स व्हाट, center of mass of two particle is m1 r1 plus m2 r2 upon total mass। तो pv ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इतना है। आगे चलने से पहले मैं एक बार फिर देखना चाहता हूं इसको, बाकी फर्स्ट टाइम में आप कहोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, वो नहीं हो पाता। एक बार अपने आप से देखो अब जरा, अपने आप से देखो, आपके इंटरनल फोर्स कैंसिल हो गए, v1 की वैल्यू पुट कर दी आपने, मास को अंदर ले गए, देन m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। बस यही एक स्टेप है जो मैं समझता हूँ कि स्पेशल है, कि f क्या होता है, f होता है m इंटू ए। एफ एम ए है तो ए क्या, डीवी बाई डी टी, और v क्या, डी आर बाई डी टी। तो क्या हो गया, m डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। इसका मतलब ये क्या है, यही तो आर सी एम है, दिस इज आर सी एम। अब आपके पास क्या फार्मूला बन गया सेंटर ऑफ मास का, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास निकल के आए हैं वो देख लेते हैं। एक तो इंटरनल फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा,
अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, मीन आर आपका 0 ही है, तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 को आपने 0 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0 आ गया, तो r2 कितना आ गया, माइनस m1 r1 अपॉन m2। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो R2 है वो माइनस इंटू R1 है। कब? जब Cm कहां पर है, ओरिजिन पे। तो यहां पे ये समझ आया कि जो R2 है इट हैज द अपोजिट साइन ऑफ R1। इफ R1 इज पॉजिटिव, R2 विल बी नेगेटिव। मीन अगर हमारे पास, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये ओरिजिन है, मीन अगर ये R1 है तो पक्का आपका जो R2 है वो अपोजिट होने वाला है। अगर R1 आपका लेफ्ट पे है तो R2 आपका राइट पे होगा, या अगर R1 राइट है तो R2 आपका लेफ्ट होगा। Clearly, if R1 is positive, R2 will be negative. It means if M1 lies on the right side of origin, M2 must lie on the left side of origin. Very, very important point. Then further, when the two particles are of equal masses, हमारे पास फार्मूला क्या है, m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। अब दोनों मासेस सेम है, तो यहाँ पर क्या आ गया, m आ गया, यहाँ पर भी m आ गया, यहाँ भी m plus m 2m हो गया, तो m कॉमन ले लिया ऊपर से आपने, तो कट गया, तो RCM कितना आ गया, r1 plus r2 upon 2। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस लाइज एग्जैक्टली मिडवे, बिल्कुल मिडवे पे लाई करेंगे। क्लियर है बात ये वाली? तो RCM विल बी एट द मिडवे। यस, व्हेन द टू पार्टिकल आर ऑफ इक्वल मासेस देन RCM कहां होगा, बिल्कुल मिडवे पे होगा। पर कंडीशन क्या है, दोनों मासेस बराबर होने चाहिए, नहीं तो नहीं। अभी हमें इतना और कुछ ना सही, ये फार्मूला तो एकदम याद हो ही चुका होना चाहिए। व्हाट इज RCM, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। बाकी जब तुम खुद अपने हाथ से नोट्स लिखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देन फर्दर, अच्छा अगर CM ऑफ टू पार्टिकल्स इतना था, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है m1 और m2 के। तो ऐसे ही अगर n पार्टिकल होंगे तो भी फार्मूला उतना मॉडिफाई हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। और इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन mi ri अपॉन समेशन mi, एक ही मतलब है। और समेशन mi मतलब क्या, टोटल मास, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, समेशन mi ri अपॉन टोटल मास। वही हमने लिख दिया, RCM is equal to what, summation mi ri, where I start from 1 it goes till n upon total mass। और यही फार्मूला हमारा फर्दर मॉडिफाई हो जाता है अगर हमें XYZ कोऑर्डिनेट निकालना हो। तो वहां पर बस क्या आ जाएगा, जैसे से मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है CM का,
तो उसको लिखेंगे हम m1 x1 प्लस m2 x2, जितने भी मास थे उतने आगे चलते जाएंगे, अपॉन m1 प्लस m2, अगर आगे 3 है तो m3 x3 अपॉन m3 लाइक दिस। तो सेम चलेगा, xcm इज व्हाट समेशन mi xi अपॉन समेशन mi, ycm इज समेशन mi yi अपॉन समेशन mi, zcm इज समेशन mi अपॉन zi अपॉन समेशन mi। और अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो भी सेम है। अगर मान लो कि मासेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से, ये v1 से मूव कर रहा है और ये v2 से मूव कर रही है, तो इनका cm कहाँ मूव करेगा, उसका फॉर्मूला यही है, समेशन m1 v1 अपॉन समेशन m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये फार्मूले जरूर याद होंगे, ये तो अभी याद हो भी जाएंगे, अब जस्ट हम आगे चल ही रहे हैं। यहां से हमारे पास न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। आज आपके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है। 3 particle of mass is 0.2 kg, 0.3 kg and 0.4 kg are situated at the vertex of right angle triangle ABC with angle A 90. AB 2 है, along x axis है, BC 2.5 है, along y axis है। Find the distance of CM from A. आपको A से CM का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, हम तो तभी निकाल सकते हैं ना CM का डिस्टेंस अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता हो, क्योंकि आपके पास CM क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसके मेरे पास m1 भी है, x1 भी है, इसका भी है, m2 भी है, x2 भी है, बट इसका नहीं था मेरे पास, क्योंकि आपको ए बी दी हुई है उसने 2 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 2.5, ये एंगल दिया हुआ 90। कैन आई फाइंड AC? यस, आई कैन फाइंड AC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सॉल्व किया तो आपके पास 1.5 आ गया। तो अब हमारे पास ये 1.5 आ चुका है, ये 1.5 है। तो अगर ये 1.5 है और A तो मैंने 0 0 ले ही रखा है, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गए C के, 0 1.5, बस क्वेश्चन सिंपल हो गया। m1 कितना है 0.2, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, m2 कितना है 0.3, x1 2, y2 0, m3 0.4, x1 0, y1 x3 0, y3 1.5, और इसी के अकॉर्डिंग हमने सारा क्वेश्चन कर दिया। देखो कैसे, एक्सीएम क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2, फार्मूला पता ही आपको, वैल्यू पुट की है आपने, अब देखो m1 0.2, x1 0, m2 0.3, x2 0.2, this is a 0.4, m3 0.4, और ये मैंने बताया था ये 0 ही है, ये निकाला है 0 1.5, ये 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो सॉल्व किया आपके पास xcm आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर आपको ycm निकालना है तो अब हो जाएगा 0.2 इंटू 0, 0.3 इंटू 0, 0.4 इंटू 1.5, देखो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन दीज 0.2 इंटू 0, 0.3 इंटू 0, 0.4 इंटू 1.5, तीनों को ऐड कर दिया, तो 0.6 अपॉन 0.9 मतलब कितना आ गया, 2/3। अब आपके पास
XCM कितना आया? 2/3। जैसे हमारे पास मान लेते हैं CM यहां पर आ गया से CM यहां पर आ गया, जहां मैंने क्रॉस लगाया, तो जब हमने बोला XCM 2/3, तो इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस है? 2/3। और YCM आई थिंक ये भी 2/3 आया है, ये भी 2/3। पर उसने आपसे क्या मांगा है पता है आपसे? उसने एग्जैक्ट लोकेशन मांगी है। तो कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ ये कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगा दो साहब, 2/3² प्लस 2/3² आ जाएगा वो भी आंसर आपके पास। वही हमने किया, 2/3² प्लस 2/3², 2/3√2 आ गया। अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हैं, सोचो इसके बारे जरा। गुड गुड, वेरी गुड। 1 kg is placed at R1 this and 2 kg is placed at R2 this। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है? M1 एंड M2 है। और आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। ये M1 है और ये M2 है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? RCM इज M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। इतना इजी क्वेश्चन। देखो वही सेम है, चेक करो क्या कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो रहा है। यस, सारी वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो जरा। Two identical uniform rods of length L are joined to form L-shaped frame as shown in the figure. Locate CM। हमने दो रोड को जोड़ दिया, एक दो, इनको जोड़ा है, आपको CM फाइंड करना है। अब CM तो तभी फाइंड होगा ना अगर हमें इस रॉड वन का पता हो सेंटर ऑफ मास, और रॉड टू का पता हो, फिर सिस्टम का पता चल जाएगा। तो बस इतना तो हमें मालूम ही है कि CM कहाँ लाई करता है, सेंटर के अंदर। तो हमने क्या किया, दोनों रॉड का सेंटर निकाला। देखो इसका सेंटर यहां पर, इसका सेंटर यहां पर, और इसको हमने ले लिया ओरिजिन। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? L/2, 0। Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, L/2। तो XCM निकाल दिया, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है, क्योंकि दोनों रोड का मास सेम है, M। X1 कितना है? L/2। M2 कितना है? M। और बट X2 कितना है? वो तो 0 है, अपॉन M प्लस M। तो XCM कितना आ गया? L/4। देन YCM कितना हो गया? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो वहां पर भी वैल्यू पुट कर दिया आपने सेम। Y, इसका Y कितना है? 0 है, तो M इंटू 0 प्लस M इंटू L/2 अपॉन M प्लस M। तो वो कितना आ गया? L/4 आ गया। कैलकुलेशन पार्ट आप बाद में देखते रहना। मीन्स आपको, आपके पास कोई भी सिस्टम है, आप उसको कर सकते हो सेंटर निकाल के उनके कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद, फिर हो सकता है वाला। मान लो कि अगर यही रोड हमारे पास कुछ ऐसी होती,
तो भी आप कर सकते थे। एक का सेंटर यहां हो जाता, एक का सेंटर यहां हो जाता। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इनके? ये हो जाता 0 L/2, और ये क्या हो जाता? ये हो जाता L, क्योंकि लेंथ L है, L/2। ये 0 है। जैसे ही सेंटर निकाला आपने, क्वेश्चन इजी होने लग जाता है। हम्म। अब देखो एक क्वेश्चन और, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड प्लेट। निकालने इसमें भी आपको सेंटर ही पड़ेगा। जैसे सेंटर निकालना है आपको, यही तो सेंटर है इसका। हमने इस टी को दो पार्ट में बना दिया। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट भी बना दिया, वाई कोऑर्डिनेट भी बना दिए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। क्या अब तुम इस पॉइंट को रीड कर सकते हो? देखो, ये टोटल 8 है, ये 2 है, तो बाकी हमारे पास ये कितना बच गया? 8 का 8 - 2, 6 का बाई 2, 3 हो गया ये। अब फर्दर ये 2 का हाफ कितना हो गया? ये 1 हो गया। तो इस पॉइंट का सेंटर कितना हो गया? 3 + 1 कितना हो गया? 4। और ये जो 6 है, 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए सेंटर के? 4, 3 हो गए। आधी प्रॉब्लम खत्म होगी हमारे पास। तो क्या आप इसके भी निकाल सकते हो? ये तो और भी इजी है। 8 का हाफ कितना है? 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही होएगा। और ये रहा 6, ये रहा 2, 2 का हाफ कितना हो गया? 1। तो 6 + 1 कितना आ गया? 7। तो हो गया 4, 7। अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 है। अब हमें क्या निकालना है? m1 एंड m2। हमें मालूम है कि जो मासेस हैं वो एरिया के प्रोपोर्शनेट होते हैं। जितना ज्यादा एरिया होगा, मास भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पहले तो पॉइंट हमने वही किया, टू फाइंड सीएम। अब मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया तो है 16, ये वाला एरिया। और इसका एरिया कितना है? ये है 12। तो एक को आप 12m ले सकते हो, और एक को आप 16m ले सकते हो। व्हाट आई मीन, मैं क्या कह रहा हूं, m1 को आप ले लो 12m, और m2 को ले लो आप 16m, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे, एज मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो a1 कितना है? 12। तो m1 कितना होगा? 12k। a2 कितना है? 16। तो कितना होगा? 16k। तो xcm कितना हो गया? m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। सारी वैल्यू पुट कर दी आपने। ट्वेल्व के 4, m2 कितना है? 16k 4, 12k + 16k। सिमिलरली सॉल्व किया, आपके पास 4 आ गया। कैलकुलेशन तो आप देख ही लोगे अपने आप से। एंड YCM निकाल लिया आपने। यस, ऐसे ही हमने YCM निकाल दिया।
एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने सेंटर ऑफ हमने पीसीस के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले हैं। एक बार फिर चेक करते हैं उसको। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगल कहां होगा? जहां पर दोनों डायगोनल मीट करेंगे, वो मीट कर रहे हैं यहां पर। तो ये कितना है? ये टोटल 8 है, ये और ये 2 है। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? 8 से 3 और आगे भी 3 होना चाहिए। 3 + 2 5, 5 + 3 8, टोटल 8 है। अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 + 1 4। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो x1 आ गया 4 और y1 आ गया 3। सिमिलरली इस रेक्टेंगल का, ये तो ऑलरेडी 8 है, 8 का हाफ कितना हो गया? 4। एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 आ ही गया। और ये कितना है? अगर ये 2 है, 2 का हाफ कितना है? 1। और ये टोटल हाइट कितनी है? 6। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो y आपके पास 7 आ गया। तो p हो गया 4 3 और q आ गया 4 7। ये कोऑर्डिनेट निकल आए तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हमारे पास एक क्वाइन के ऊपर a coin of radius r/6 having center at a distance r/2 from the center of disk of radius r be placed, find cm of system। मतलब आपके पास एक डिस्क के ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है, जैसे मैंने शो किया हुआ है। यू कैन अप्रिशिएट माई ड्रॉइंग। ये हमारे पास डिस्क है और उसके ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है। इसका रेडियस तो पक्का आर ही है और कॉइन का रेडियस है r/6। और किस डिस्टेंस में पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है वो आपके पास r/2 डिस्टेंस के ऊपर। हमने, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर सिर्फ डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास कहां था? सेंटर में था। और अब सेंटर ऑफ मास कहीं और आने वाला है। तो ये तो बात पक्की है ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? वो तो 0 0 पे ही है। और ये जो क्वाइन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? वो इसके सेंटर पे है। और वो कितना है? ये r/2 हो गया ना। और लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, तो r/2, 0। अब दोनों के सेंटर ऑफ मास में y कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, तो y cm तो 0 ही आने वाला है। y cm तो हिला ही नहीं, वो तो 0 0 पे ही है। x cm हिल रहा है, एक का है 0 और एक का है r/2। तो हम सिर्फ x cm ही निकालेंगे। अब एरिया ऑफ डिस्क कितना है? रेडियस r है, πr²। एरिया ऑफ कॉइन कितना है? रेडियस कितना है? r/6। तो πr²/36। इसको हमने ले लिया a और इसको ले लिया हमने a/36। अगर मैं इसको a मान लूं तो ये a/36 हो जाएगा ना। और मैंने पहले ही बताया था कि जो मासेस हैं वो प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया होते हैं। तो अगर डिस्क का एरिया मास m है तो कॉइन क्या क्या हो जाएगा? m/36। तो एक्सीएम कितना हो जाएगा? ये 0 0 और ये कितना हो जाएगा? r/2, 0। ये r/2 डिस्टेंस है ना। तो एक्सीएम सिस्टम कितना हो जाएगा? वही m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। m1 कितना है? m। x कितना है? 0। m/36 r/2। क्योंकि सारी वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है हमारे पास। ये x1 है, ये x2 है। सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया आपने। समझने वाली बात क्या है इसके अंदर?
सारे क्वेश्चन की जनरली बात यही है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है। तो आपको उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कुछ भी करके, और मास कहाँ है, वो प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो हमें एरिया निकाल के मास की रेशो निकाल देनी है। जैसे डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, वो हो गया ए। क्वाइन का कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 36, तो वो हो गया ए बाई 36। तो हमने एम डिस्क निकाल दिया, एम, और एम क्वाइन कितना हो जाएगा, एम बाई 36। ये है M1, ये है M2। एक्सीएम कितना हो जाएगा, 0 0, वो हो जाएगा R/2, 0। तो एक्सीएम कितना हो जाएगा, MD(XT) प्लस MC(XC) अपॉन MD प्लस MC। सारी वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। अब क्या होगा अगर हमारे पास क्वाइन की जगह पे, क्वाइन रखने की जगह पे कैविटी हो जाए, कैविटी हो। बाकी सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, पर क्या है, अब कैविटी है। तो क्या हो जाएगा, तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि कैविटी में मास रिमूव किया हुआ है ना, तो जहां पर फार्मूले में MC आएंगे ना, वहां पर नेगेटिव आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है वाला, बाकी सब सेम आएगा। जहां पर क्योंकि कैविटी आई है, मास रिमूव हुआ है, तो वह माइनस आ जाएगा। देखो मैंने करके दिखाया आपको, ये सेम फार्मूला उठाया, M×0। बट यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास माइनस आया हुआ है, यहां पर देखो माइनस आया हुआ है। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम। ये सेकंड केस ये हो गया। और अगर हमारे पास क्वाइन पहले राइट पे रखा हुआ था, अगर क्वाइन आपके लेफ्ट पे रखा हो तो क्या होगा, क्वाइन लेफ्ट पे रखा हो तो अगर लेफ्ट पे रखा है, आपको मालूम ही है कि जब आप ओरिजिन यहां पर लेते हो तो ये आपके पास इस साइड पे क्या लेते हो, पॉजिटिव, इस साइड पे क्या लेते हो, नेगेटिव। तो क्योंकि आपका क्वाइन लेफ्ट पे रखा हुआ है, तो ये R/2 आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट इसके क्या आएंगे, -R/2, 0, क्योंकि आप ओरिजिन के लेफ्ट पे जा रहे हो डियर। ये ओरिजिन के लेफ्ट पे जा रहे हो, तो इसलिए -R/2 हो गया हमारे पास। तो क्या हो गया, MD(XD) प्लस MC(XC) अपॉन MD प्लस MC। कहां आपने नेगेटिव यूज किया है, जहां पर R/2 आया, XC आया। बाकी सब सेम, M+M/36 सब सेम। सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया इसको आपने। yes. तो क्या पॉइंट नोट करने वाला था यहाँ पर आपके पास, नोट करने वाला पॉइंट ये था, लेफ्ट पे R पॉजिटिव, राइट पे R नेगेटिव, कैविटी का मास माइनस। बस इतना ही सोचने वाली बात है, और कुछ भी बात नहीं सोचने वाली। और बाकी मैं इसके लिए एक असाइनमेंट भी मैंने ऐड कर दी है, तो वो असाइनमेंट भी आपने करनी है।